हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ हेतु में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस क्लास में हम देखेंगे विद्युत विभव को। विद्युत विभव किसको कहते हैं, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है और विद्युत विभवांतर के बारे में। इससे पहले हम आपको विद्युत के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका है। वह विद्युत चैप्टर मेरे प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप उसको जाके एक बार वॉच कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं विद्युत विभव किसको कहते हैं। तो ध्यान से समझिए विद्युत विभव। विद्युत विभव कहता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक आवेशित कण को अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उस सभी टोटली कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। यानी ध्यान से समझिए बच्चों, विद्युत विभव जो है ना, मान लीजिए यह विद्युत क्षेत्र है। यह क्षेत्र आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ मान लीजिए कोई आवेशित कण है, क्यों आवेशित कण है, ये विद्युत क्षेत्र है और यहाँ कोई आवेशित कण है क्यों, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं आवेशित कण, आवेशित कण, और ये विद्युत क्षेत्र है। तो इस विद्युत क्षेत्र में कहीं भी एक बिंदु पर, यानी मान लीजिए इस बिंदु पर, कहीं एक बिंदु पर इस आवेश को यहाँ तक लाने में, इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, मान लीजिए कार्य W करता है, जितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसी सब कार्य को, टोटली कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव। फिर से एक बार समझ लीजिए बच्चों, विद्युत विभव किसको कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी आवेशित कण को अनंत से लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। विद्युत विभव समझे। और विद्युत विभव को लिख लीजिए बच्चों, विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं। विद्युत विभव को किससे, V से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। विद्युत विभव को किससे सूचित करते हैं, आप इसका परिभाषा नोट कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर किसी आवेशित कण को वहाँ से लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उस सभी कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। विद्युत विभव को हम किससे सूचित करेंगे, तो बच्चों विद्युत विभव को हम V से सूचित करते हैं। किससे, V से सूचित करते हैं विद्युत विभव को। मान लीजिए कि विद्युत विभव यदि V है, आवेशित कण अगर Q है, किया गया काम अगर W है, तो हम लिख सकते हैं कि विद्युत विभव बराबर जो होगा, यहाँ इसको पहले मिटा देते हैं, विद्युत विभव जो होगा, विद्युत विभव बराबर होगा आपका, विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। कार्य बटा क्या होता है, आवेश, ठीक ना। विद्युत विभव को किससे सूचित करते हैं, तो W से, ठीक है, W से। कार्य को किससे सूचित करेंगे, अच्छा, विद्युत विभव को V से, कार्य को W से और आवेश को Q से। तो यानी V बराबर होगा W/Q। ये विद्युत विभव का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब विद्युत विभव को आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। विद्युत विभव किसको कहते हैं। अगर विद्युत विभव आपको इस भाषा में समझ में नहीं आ रहा तो इसके लिए हम एक आसान भाषा का प्रयोग करते हैं, सीधा आराम से समझिए भाषा को। मान लीजिए किसी, इसको मिटा देते हैं तब समझने, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ लिख देते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर क्या होगा, कार्य बटा आवेश, यानी V बराबर W/Q।
अब समझिए आसान भाषा में विद्युत विभव को। विद्युत विभव, ठीक है ना, यहाँ हम आसान भाषा में समझाते हैं, उसके बाद साफ कर दें। मान लीजिए ये किसी लड़का का घर है, ठीक है ना, जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक है ना, बाद में आगे चलकर। और ये मान लीजिए लड़की का घर, एक लड़का का घर और एक लड़की का घर, ठीक है ना। अब इस लड़का का घर और एक लड़की के घर के बीच इससे शादी होगी। क्या होगी? शादी हो रही है मान लीजिए, यानी एक लड़का को की शादी एक लड़की के साथ शादी हो रही है। अब शादी हो रही है तो बाबू उस शादी वाला पर्पस में चुपचाप लड़का जाके शादी करके नहीं आ सकता है। इसके लिए कुछ सांस्कृतिक कार्य करना पड़ता है, ठीक ना, जैसे हल्दी, उटकन, गिधारी, मटकोर, बहुत सारा कार्य करना पड़ता है इस लड़के को, बस सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को अपने घर में लाने के लिए, जिसको हम शादी करते हैं। इस लड़की को अपने घर में लाने के लिए न जाने कितने उसको विध व्यवहार करने पड़ते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस लड़का को इस लड़की को साथ अपने घर में लाना, कितना काम करना पड़ता है, तो बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारा कार्य मतलब गिधारी हो गया, मटकोर हो गया, पता नहीं, बहुत सारा कार्य करना पड़ता है। तो ध्यान से समझिए, इसको आप समझ लीजिए आवेश, ये लड़की समझ लीजिए आवेश, और लड़का का घर समझ लीजिए विद्युत क्षेत्र है। अब इस लड़की को यानी इस आवेश को अपने घर में लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा, गिधारी, मटकोर, फल्ला चिल्ला, जितना काम करना पड़ेगा, उस सभी टोटली काम को हम शादी कहेंगे। लेकिन अगर इस लैंग्वेज में समझे तो आवेशित यानी किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश के कण को अपने घर के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे विभव कहेंगे। लेकिन अब सवाल है, यहाँ इस भाषा में समझ सकते हैं, एक लड़का दूसरे लड़की को अपने घर में लाने के लिए जितना उसको कार्य करना पड़ेगा उसको शादी कहेंगे। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को अपने घर तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा उसको विद्युत विभव कहेंगे। इससे आसान भाषा में समझना बड़ा मुश्किल है, यानी इससे आसान भाषा हो ही नहीं सकता। आप शादी वाला पर्पस को समझिए। शादी वाला में क्या होता है, किसी लड़की को बस अपने घर में लाना होता है, ऐसे भी जाके ला सकते हैं या फिर जैसे भी ला सकते हैं। जो भी कार्य करना पड़ेगा किसी लड़की को अपने घर में लाने के लिए, उस सभी कार्य को विद्युत विभव कहेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश यानी विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं और कार्य को W से, जबकि आवेश को Q से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव का SI मात्रक, ध्यान से हम लिखते हैं विद्युत विभव का SI मात्रक। बच्चों SI का जो फुल फॉर्म होता है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम विद्युत विभव को किससे मापते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ फार्मूला लिखिए, यहाँ ऊपर में देखिए कार्य है तो कार्य का मात्रक हो जाएगा, कार्य का SI मात्रक, SI मात्रक बटा यहाँ आवेश है ना, तो आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक, ठीक है ना। यानी विद्युत विभव का जो SI मात्रक होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में विद्युत विभव जिससे मापा जाएगा उसका बराबर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कार्य को किससे मापते हैं और आवेश को जिससे मापते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, दोनों का अनुपात होगा। तो यानी ध्यान से देखिए, कार्य को जूल से मापते हैं, लिख देते हैं जूल, और आवेश को कूलाम्ब से, आवेश को कूलाम्ब से यहाँ लिख देते हैं जूल बटा
कूलाम, यानी जूल को जे से सूचित करते हैं और कूलाम को सी से सूचित करते हैं, यानी जूल प्रति कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम, ठीक है ना। यानी आवेश को किससे सूचित करते हैं, तो आवेश को सी से सूचित कूलाम से, और कार्य को जूल से, आवेश को कूलाम से। जूल को जे लिखते हैं और कूलाम को सी लिखते हैं, यानी जूल प्रति कूलाम जो होता है यह विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है, जूल प्रति कूलाम, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। ये बच्चों हो गया। इसको वोल्ट कहते हैं, इसका एसआई मात्रक वोल्ट भी होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट भी होता है, यानी वोल्ट बराबर जूल बटे प्रति कूलाम या जूल प्रति कूलाम। इसका एसआई मात्रक वोल्ट भी होता है, ठीक है ना, वोल्ट। यानी वोल्ट ये जो था वोल्ट, ये इटली का वैज्ञानिक था। कहाँ का, इटली का। वोल्ट जो था, यानी इसको वोल्टा कहते हैं। इसका पूरा नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। क्या नाम था, अलेसांद्रो वोल्टा, वोल्टा कहिए, अलेसांद्रो वोल्टा। यह इटली का वैज्ञानिक था और इसी ने विद्युत विभव पर रिसर्च किया था, यानी विद्युत विभव का जो रिसर्च है, प्रैक्टिकल है, प्रयोग है, इसी ने किया था। अलेसांद्रा वोल्टा, ये इटली का वैज्ञानिक था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आवेशित वस्तु पर विद्युत विभव का क्या असर होता है। यानी वस्तु अगर आवेशित रहे, अनावेशित रहे, या फिर वस्तु आपको धनावेशित रहे, ऋणावेशित रहे या अनावेशित रहे। अनावेशित मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज ना हो, यानी धनावेशित हो, ऋणावेशित हो या उस पर कोई आवेश नहीं हो, तो उस पर विद्युत विभव का क्या असर पड़ेगा, देखते हैं। यानी अगला लिख लीजिए, आवेशित वस्तु पर विद्युत विभव। आवेशित वस्तु पर विद्युत विभव। तो वो आवेशित वस्तु पर विद्युत विभव देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वस्तु, आवेशित वस्तु कितना प्रकार का होगा, ठीक है ना। यह वस्तु जो होगा यह कितना प्रकार का आवेशित होगा। तो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, या तो वस्तु धनावेशित होगा, या तो वस्तु ऋणावेशित होगा, या तो वस्तु उदासीन होगा। यानी हम बात करते हैं उदासीन वस्तु का। उदासीन वस्तु जब क्या हो, उदासीन, यानी वस्तु क्या हो, उदासीन। उदासीन यदि वस्तु ऋणावेशित हो, वस्तु क्या हो, ऋणावेशित हो, ऋणावेशित वस्तु कैसा हो, ऋणावेशित। यदि या वस्तु धनावेशित हो, धनावेशित, यानी तीन कंडीशन। ऋण आवेशित वस्तु पर विद्युत विभव का क्या असर होगा, धनावेशित वस्तु पर विद्युत विभव का क्या असर होगा, और उदासीन वस्तु पर विद्युत विभव का क्या असर पड़ता है। इसको नोट कीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों। वस्तु जो उदासीन होता है उसका विद्युत विभव शून्य होता है, यानी इसका जो होगा विद्युत विभव शून्य होगा। किसका शून्य होगा, तो जिस वस्तु को उदासीन बना दे, यानी उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु किसको कहते हैं, तो वैसा वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर हो,
यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस में बराबर रहेगा तो वह वस्तु क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। और उदासीन वस्तु पर जो विद्युत विभव होगा वह शून्य होगा, यानी विद्युत विभव वहाँ काम नहीं करेगा। उसके बाद है ऋणावेशित वस्तु। तो ध्यान से समझिए बच्चों, ऋणावेशित वस्तु का जो विद्युत विभव होगा, विद्युत विभव, अगर वस्तु ऋणावेशित है तो विद्युत विभव जो है वह ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा। ऋणावेशित वस्तु किसको कहते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं ऋणावेशित वस्तु। तो बाबू ऋणावेशित वस्तु वैसा वस्तु जिसमें प्रोटॉन की संख्या कम हो इलेक्ट्रॉन की संख्या से, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो प्रोटॉन की संख्या से, यानी जिस पर माइनस चार्ज की संख्या सबसे अधिक होगी वह वस्तु आपका ऋणावेशित वस्तु कहलाता है। और अगर वस्तु ऋणावेशित है तो उस वस्तु का जो विद्युत विभव होगा वह ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्यों ऋणात्मक होगा, क्यों शून्य होगा, क्यों धनात्मक होगा, इस बात की चर्चा हम कर देते हैं। उसके बाद है वस्तु जब धनावेशित होगा, वस्तु कैसा होगा, धनावेशित। तो बाबू वस्तु जब धनावेशित होगा तो विद्युत विभव भी धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। यानी आपको याद करना है, इसी से सवाल पूछता है, याद करना है कि धनात्मक विद्युत विभव कैसे आवेशित पदार्थों पर काम करता है। तो विद्युत विभव जो धनात्मक होगा, यह धनात्मक विद्युत विभव हमेशा धनावेशित वस्तु पर कार्य करता है। ऋणात्मक विद्युत विभव हमेशा ऋणावेशित वस्तु पर काम करता है, और शून्य विभव उदासीन वस्तु पर काम करता है, या उदासीन वस्तु पर शून्य विभव होते हैं, ऋणावेशित वस्तु पर ऋणात्मक विभव होते हैं, और धनावेशित वस्तु पर धनात्मक विभव होते हैं। धनात्मक विभव मतलब भी का जो मान है वह 3 कंडीशन में आएगा, यानी इसमें जो भी का मान आएगा वह 0 आएगा, इसमें भी का मान माइनस में आएगा, और इसमें भी का मान प्लस में आएगा। तो भी का मान शून्य कब आएगा, जब वस्तु उदासीन होगा। भी का मान माइनस में कब आएगा, जब वस्तु ऋणावेशित होगा। और भी का मान प्लस में कब आएगा, जब वस्तु धनावेशित होगा। और यह भी किसको कहते हैं, तो बाबू यह भी तुम्हारा विद्युत विभव है, विद्युत विभव। यानी विद्युत विभव 0, विद्युत विभव माइनस में, विद्युत विभव प्लस में। 0 कब होगा, तो उदासीन होने पर। माइनस कब होगा, तो ऋणावेशित होने पर। और प्लस कब होगा, तो धनावेशित होने पर। ये चीज़ समझ में आ गई। इसको आपको हर हाल में याद करना है, ये हर हाल में याद रखना है कि विद्युत विभव उदासीन कब होगा, यानी शून्य कब होगा, विद्युत विभव ऋणात्मक कब होगा, और विद्युत विभव धनात्मक कब होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे वस्तु पर यह विद्युत विभव लग रहा है। जैसे इसको फिर से एक बार समझ लीजिए ध्यान से। हम 3 को शर्त लिखते हैं, 3 कंडीशन, यानी कहने का मतलब है कि 3 बॉक्स बना लिए। इसमें बताइएगा कि विद्युत विभव कैसा होगा, इसमें बताइए विद्युत विभव कैसा होगा, और इसमें बताइए विद्युत। ये मान लीजिए ए है, यह बी है, और यह सी है। ठीक है ना। अब यह विद्युत क्षेत्र है, इसमें यह विद्युत क्षेत्र है, और इसमें यह विद्युत क्षेत्र है। इसमें एक आवेशित कण है, आवेशित कण, और यहाँ भी आवेशित कण है, जिसको वस्तु भी कह लो, और एक यहाँ आवेशित कण है। ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ये भी विद्युत क्षेत्र, ये भी विद्युत क्षेत्र। अब जो है ध्यान से समझिए, यह वाला
इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी आवेशहीन है, यानी इस पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, और इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज। इस वस्तु, यानी कहने का मतलब है पहला नंबर में जो वस्तु है ना वह अनावेशित है, दूसरा नंबर में जो वस्तु है ना वह धनावेशित है, और तीसरा नंबर में जो वस्तु है ना वह ऋणावेशित है। अब कहने का मतलब है बच्चों कि इस विद्युत क्षेत्र में इस कण को लाने में जो कार्य करेगा, यानी कार्य, जिसको हम क्या कहेंगे, विभव कहेंगे, जो कार्य करेगा, तो कैसा कार्य होगा, तो बाबू यह जो कार्य होगा यानी विभव जो होगा वह जीरो होगा। विभव क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, तो इस पर कोई आवेश नहीं है, आवेश हयन है, तो वह कण है। तो बताए थे V बराबर क्या होता है, W/Q, तो Q की वैल्यू जी, ठीक है ना, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। जबकि इस कण को जब यहाँ से पकड़ के लाएगा इस क्षेत्र में, तब यहाँ जो होगा कार्य W और विभव भी वह प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि होता है V बराबर W/Q, और Q की वैल्यू यहाँ किस में है, प्लस में, तो V बराबर W और Q किस में है, प्लस में, तो विभव भी किस में आएगा, तो प्लस में आएगा, विभव भी किस में आएगा, प्लस में। तो सेम कंडीशन यहाँ से जाएगा, इस कण को पकड़ के लाएगा, तो यहाँ Q क्या है, माइनस, तो V बराबर क्या होगा, W/-Q, जब यहाँ माइनस तो ये भी माइनस, यहाँ प्लस तो ये भी प्लस, यानी जब आवेशहीन कण हो तो उसका भी यानी विभव जीरो होगा, यानी विभव जो है वह क्या होगा, शून्य होगा, ठीक। और जब प्लस वाला आवेशित कण को पकड़ के लाएगा इसको, तो वह क्या होगा, प्लस में होगा, और माइनस वाला को लाएगा पकड़ के वस्तु को, तो वह विद्युत विभव माइनस होगा, ठीक है ना। आप इस शर्त को भी याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह कैसे होता है, ठीक है ना। अगला हेडिंग दीजिए, आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह, हेडिंग दीजिए जल्दी, बताते हैं। आइए बच्चों देखते हैं आवेश का प्रवाह। तो फिर समझना है आवेश क्या प्रकार का। तो आवेश एक उदासीन, क्योंकि उदासीन कोई आवेश नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उस आवेश की चर्चा छोड़ देंगे, हम सीधा देखेंगे धन आवेश, धनावेश, और दूसरा देखेंगे ऋण आवेश। यही दो आवेश होगा, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। इसमें जो है यह आवेश का प्रभाव यानी प्रवाह मतलब होता है निकलकर आगे लगातार बढ़ते रहना, ठीक है ना। यह आवेश जब निकलेगा तो वह लगातार आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बच्चों, यह धनावेश जो है, यह धनावेश जब प्रवाह करता है तो यह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर करता है। कहाँ से, तो ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर करता है, ठीक है ना। लिखते जाइए इसको लिखते जाइए। आवेश का जो यानी धनावेश जो है वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर उल्टा हो गया, यहाँ लिखिए उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से
निम्न विभव की ओर गतिशील करेगा, यानी धनावेश जो है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, जबकि ऋणावेश जो है यह ऋणावेश यह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा, उच्च विभव की ओर यह गति करेगा। यानी कहने का मतलब उच्च विभव मतलब जिसका मान क्या हो, बड़ा हो, उधर से जाएगा किस डायरेक्शन में, जिधर मान क्या हो, छोटा। यानी यह बड़का से छोटका के तरफ जाएगा, यानी ज़्यादा से, जैसे कह सकते हैं कि यह मान लीजिए यहाँ और इस प्रकार का डायरेक्शन है, तो यह जो होगा धनावेशित कण, यहाँ देखिए विभव ज़्यादा ऊंचा है और यहाँ देखिए विभव कम है, तो यह इस प्रकार के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार के डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है ना। यहाँ इस पॉइंट पर जो है विभव वह उच्च है और इस पॉइंट पर विभव निम्न है, ठीक है ना। और यह जो फॉलो करेगा धनावेश, यह कैसे फॉलो करेगा, ऐसे, यानी उच्च से प्रवाहित होकर किस साइड में जाएगा, निम्न साइड में जाएगा, ठीक है ना, नीचे की ओर जाएगा। जबकि ऋणावेशित जो होता है यह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम ऐसे देखिए, तो यहाँ जो है विभव उच्च है और यहाँ जो विभव है वह निम्न है, यानी यहाँ लिखते हैं उच्च विभव और यहाँ लिखते हैं निम्न विभव। तो यहाँ निम्न विभव, ये ऋणावेशित वस्तु का जो डायरेक्शन होगा इस आकार का होगा, यानी ऐसे गति करेगा, ठीक है ना, ऐसे, यानी एक ऊपर से नीचे की तरफ और एक नीचे से ऊपर तरफ जाएगा, गति करेगा, प्रवाहित होगा। तो ऊपर से नीचे कौन आएगा, तो ऊपर से नीचे आएगा धनावेशित और नीचे से ऊपर कौन जाएगा, ऋणावेशित जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए बच्चों, अब देखते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव देख लिए, अब देखते हैं विद्युत विभवांतर। दोनों चीज में कॉमन है, यानी विद्युत विभवांतर, ठीक ना। विभव समझ में आई, विभव, अगर विभव समझ में आ गई है तो विभवांतर समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। काहे नहीं दिक्कत होगा, क्या कि विभवांतर किसको कहते हैं, तो दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी यह जो विभवांतर होगा, यह विभवांतर दो गो विभव निकलेगा और उसी दोनों विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका परिभाषा आप लिख लीजिए, ज़्यादा इसमें माथा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विभवांतर, विभवांतर किसको कहते हैं, तो दो विभव के बीच के अंतर को, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। और विभवांतर का भी मात्रक विभव के मात्रक का ही होता है, यानी दोनों का मात्रक बराबर होता है, ठीक है ना। विभव और विभवांतर का मात्रक बराबर होता है। तो आपको सिर्फ विभवांतर परिभाषा लिखना है कि दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। और जो विभव का मात्रक होता है वही विभवांतर का भी मात्रक होता है, ठीक है ना। बच्चों, अगला जो टॉपिक आने वाला है वह सेल और बैटरी से संबंधित, यानी अगला वीडियो में हम देखेंगे सेल और बैटरी के बीच, यानी सेल किसको कहते हैं और बैटरी किसको कहते हैं, ठीक है ना। सेल और बैटरी के बारे में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में हमने विभव और विभवांतर के बीच सारे तथ्यों को स्पष्ट करवाया। क्या स्पष्ट करवाया, एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं कि विभव किसको कहते थे। हम आपको बताए थे कि किसी आवेशित कण को अनंत से या विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उस सभी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक बताए थे कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर को किस वैज्ञानिक ने खोज किया है, इस बात का कमेंट आप हमको कमेंट में कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि विद्युत विभव जो है, यह विद्युत विभव किस वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था और यह वैज्ञानिक कहाँ का था,
सवाल समझ में आए? विद्युत विभव का खोज या उसका प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था और उसका क्या नाम था? जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, यानी बढ़िया से देखिएगा, इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल है, उसके बाद देखे थे कि विभव जो है, विभव का मान धनात्मक कब आएगा, विभव का मान ऋणात्मक कब आएगा, विभव का मान शून्य कब आएगा। तो हम आपको बताए थे उदासीन वस्तु पर विभव का मान शून्य होता है, धनावेशित वस्तु पर विभव धनावेशित होता है और ऋणावेशित वस्तु पर विभव ऋणावेशित होता है। उसके बाद आवेश की प्रवाह बताए थे। आवेश की जो प्रवाह है वह अगर धनावेशित वस्तु है, ठीक है ना, तो उसका जो प्रवाह होगा वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, अगर ऋणावेशित है तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। और उसके बाद बताए थे ये विभवांतर, विभवांतर दो विभव के बीच के अंतर को कहते हैं विभवांतर। बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इस बारे में एकदम बारीकी से छोटी छोटी बातों को एकदम गहन अध्ययन करते हुए चलना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमको आपका साथ और आपका प्यार मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।